अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पनागुज़ीनों को रवांडा भेजना गैर कानूनी है, मगर किसी दूसरे मुल्क भेजने का मंसूबा गैर कानूनी नहीं है। ये बरतानवी जो एपलेट कोर्ट है उसने ये फ़ैसला दिया था दिसंबर में, और फिर दिसंबर के बाद से लेके यहाँ पे ये अबहम तो क्लियर हुआ। जो बरतानवी हुकूमत एक पॉलिसी बना रही थी, इस सिलसिले में कानून साजी भी कर रही थी कि जो लोग बरतानिया गैर कानूनी तरीके से पहुँचते हैं और वो असाइलम सीख करना चाहते हैं तो उनको रवांडा भेज दिया जाएगा, और रवांडा में ही वो अपना जितना कानूनी अमल है वो करेंगे, और रवांडा में ही उन्हें तमाम तर लीगल एड और दीगर जो सहूलियात हैं वो दी जाएंगी। रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है, लेकिन जो बरतानिया की कोर्ट है उसकी जानिब से ये कहा गया, 3 में से 2 जजों ने कहा कि रवांडा ऐसा महफूज मुल्क नहीं है जहाँ इन लोगों को भेजा जा सके। अलबत्ता रवांडा के बजाय कोई और मुल्क हो तो वहाँ अगर इन्हें भेजा जाए तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। बरतानिया की हुकूमत के पास अब 6 जुलाई तक का वक्त था जिसमें वो ये अपील दायर कर सकते थे, लेकिन इस फ़ैसले के बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक के उन्होंने कहा है कि मैं अदालत का एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। ऋषि सुनाक ये वादा कर चुके हैं कि वो गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई छोटी कश्तियों और जहाज़ों के ज़रिए फ़्रांस से बरतानिया आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन को रोक देंगे। बरतानिया अपने मुल्क में पनाहगुज़ीनों के बढ़ते हुए दबाव को कम करना चाहता है। इन कोशिशों में ख़ास तौर पर इस वक्त इजाफ़ा हुआ जब गुज़श्ता साल इंग्लिश चैनल के ज़रिए 45,000 से ज़्यादा लोग बरतानिया पहुँचे, और इस कोशिश में कई लोग अपनी जान से भी गए हैं। हाल ही में आपने वाक़या देखा कि यूनान के साहिल पे जो कश्ती डूबी उसमें बहुत से पाकिस्तानी भी जान से गए, बहुत से अब तक लापता हैं। और इसी तरह जब ये चैनल क्रॉसिंग की जाती है फ़्रांस से छोटी कश्तियों के ज़रिए तो उसमें भी हलाकतें होती हैं। ये जो गैर कानूनी तरीक़े से यूरोप जाना या किसी भी मुल्क जाना, ये क़तई तौर पे एक आसान सिलसिला तो नहीं है। इन्हीं हालात में बरतानिया और रवांडा की हुकूमतों के दरमियान 2022 में ये मुआहिदा तय पाया कि छोटी कश्तियों में बरतानिया आने वाले कुछ तारकीन वतन को रवांडा भेजा जाएगा और वहीं उनसे दरख्वास्तों पर कार्रवाई होगी, और जिन लोगों को सियासी पनाह दी जाएगी वो बरतानिया वापस जाने के बजाय रवांडा ही में रहेंगे। अब इस पर पूरी जो ह्यूमन राइट्स वाच डॉग्स हैं, जो इमिग्रेशन वाच डॉग्स हैं, उन्होंने बहुत शदीद इस पर एहतजाज किया, बरतानवी हुकूमत पर क्रिटिसाइज़ किया कि ये क़तई तौर पर जो बरतानवी रिवायात हैं उसके अक्कासी नहीं करता, ये बरतानवी रिवायात के ख़िलाफ़ है, ये इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। बरतानिया इस मुआहिदे के तहत रवांडा को 140 मिलियन पाउंड यानी $170 मिलियन पहले ही अदा कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी को रवांडा डिपोर्ट नहीं किया गया है। बरतानवी जो एपलेट कोर्ट है उसने जुमेरात के फ़ैसले से तारकीन वतन को रवांडा भेजे जाने की कार्रवाई रोक दी गई है। अब ये सिलसिला कैसे अनफोल्ड होगा? बरतानवी हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर क्या उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है? इसका एक पहलू और भी है। जो इस वक्त बरतानिया के अंदर हुकूमत है वो कंज़र्वेटिव्स की है, और कंज़र्वेटिव्स के बारे में ये एक तासुर है कि वो फार राइट को इंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और शायद बहुत से जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका ये कहना है कि ब्रेक्ज़िट भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। उसके नताइज क्या निकले वो एक अलहदा चैप्टर है। अब मामला ये है कि अगर ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल माइलेज है अपने वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्या वो हासिल हो जाएगी? ये भी एक सवाल है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अगर यहाँ बरतानवी हुकूमत की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में सुन ली जाती है तो इस पर वो कन्वेंशंस जो हैं जिनका बरतानिया हिस्सा है, ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, क्या वो कोई दबाव डालेंगे? फिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो दीगर यूरोप के ममालिक हैं या जो इन कन्वेंशंस के सिग्नेटरीज़ हैं या मेंबर्स हैं, वो अभी तक क्या बरतानिया के इस पॉलिसी पे कोई ज़ोर डाल रहे हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक और भी डेवलपमेंट है कि जो मुआशी हालात हैं बरतानिया के, उनको देखते हुए IMF की जानिब से बरतानिया को ये कहा गया है कि वो इमिग्रेंट्स के लिए दरवाज़े खोले ताकि बुनियादी जो पेशे हैं उसके लिए जो आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, इमिग्रेंट्स आएँ तो वो पूरा हो सके। बहरहाल इन्हीं तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। रोमाना कौसर साहिबा सोलिसिटर हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत शुक्रिया रोमाना आपका। रिजवान सुलैरिया साहब माहिर कानून हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुलैरिया साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इन दोनों सूरतों में आपको क्या लगता है, अगर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आता है तो उसके असरात क्या होंगे
और हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है तो उसके असरात क्या होंगे? देखिए, जो बड़ा लाइकली है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली इसको थोड़ा मजीद एलैबोरेट करेगी इस फैसले को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फैसले में कोई बुनियादी चेंजेस होंगी, क्योंकि रवांडा भेजना अनलॉफुल था, पहले भी था और आइंदा भी रहेगा। रवांडा इतनी जल्दी तब्दील नहीं हो सकता, उसके मरूजी हालात चेंज नहीं हो सकते, वहाँ पे अपने बहुत सारे मसाइल हैं जो कि इस कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट में उन्होंने मेंशन भी किया है। बाकी रह की बात अगर हुकूमत के हक में फैसला आता है तो हुकूमत के लिए ऑब्वियसली एक टर्निंग पॉइंट होगा, वो अपने इलेक्शंस में इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो बताएंगे हर एक को देखिए हमने कहा था, हमने कर दिखाया। अनफॉर्चुनेटली जितने जो पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो बड़ी वीक है और लेबर पार्टी जो है वो इनको आसानी से हरा देगी, तो ऑब्वियसली इनके पास बेचने को कुछ नहीं है, तो उन्होंने इसी चीज के ऊपर सारा जोर दिया हुआ है। अगर आप देखें तो ओवरऑल पूरे मुल्क में इस वक्त जो लेबर की शॉर्टेज है, तमाम जो पोल है, जो स्टेटिस्टिक्स है वो बता रहे हैं कि लेबर रिक्वायर्ड है ब्रेक्जिट के बाद, बड़ा उसका इशू है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट इस किस्म के जो दावा उठा सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठा रही है ताकि जो उसके फार राइट सपोर्टर्स है उसको बता सके कि हमने देखें इमिग्रेशन को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अदरवाइज अगर आप देखें तो पिछले एक साल में 1 मिलियन प्लस से ज्यादा इमिग्रेंट इस मुल्क में है, तो ओवरऑल तो गवर्नमेंट नाकाम हुई है। बाकी अगर फैसला ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हक में आएगा तो गवर्नमेंट इसको यूज करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के हक में आएगा, और अगर आ भी जाता है तो उसके बाद फिर यूरोपियन कोड ऑफ ह्यूमन राइट्स से पहले भी स्टे दिया था, क्योंकि यूरोपियन कन्वेंशन के बाद अभी हम उसमें पार्ट है, यूके का पार्ट है, अभी तक यूके जो है ना उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके बाद जो है ना लोग आगे ना जाए, तो डेफिनेटली देयर वुड बी अनदर ऑप्शन एज वेल। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फोर्स को नाफिज लेने चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनकी पॉलिसी, क्योंकि लेबर पार्टी पहले से कह चुकी है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो उसके जो लीडर है उन्होंने पहले कहा है इसको स्क्रैप करना चाहिए, उसके बाद रीजनेबल पॉलिसीज बनानी चाहिए इमिग्रेंट्स के लिए भी और इस किस्म की इमिग्रेशन के लिए। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को किसी सूरत में इस फैसले पर रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ऑब्वियसली वो सारी चीज को प्रॉपर्ली देखेंगे, और कोर्ट ऑफ अपील के जो जजेस हैं बड़े सीनियर जजेस हैं, उन्होंने जो डिसीजन किया तो इसको ओवरटर्न करना मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसानी से पॉसिबल होगा, अनलेस कि गवर्नमेंट को ऐसी चीजें बता सके सुप्रीम कोर्ट में अपना तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सके और बता सके कि जजेस ने किधर गलती की है, और बज़ाहिर इस फैसले में वो गलती नजर आती नहीं। सही है रुमाना, अगर ये फैसला हुकूमत के हक में आ जाता है तो जो सिग्नेटरी है बरतानिया जिन कन्वेंशंस के मेंबर है उनका कोई रिएक्शन होगा? डेफिनेटली इसमें रिएक्शन तो इसमें बनेगा, बिकॉज जो पॉलिसीज ये करना चाह रहे हैं इंट्रोड्यूस, उससे इंडिविजुअली इसको अफेक्ट होगा। सो डेफिनेटली दूसरे जो स्टेट्स हैं दे विल अपील अगेंस्ट दिस, एंड वो भी चाहेंगे कि ये जो इनकी पॉलिसी जो ये क्रिएट करना चाह रहे हैं इसको स्टॉप किया जाए। अभी तो फिलहाल उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर ये पास हो जाए देन कंट्री का अफेक्ट होगी, तो इस पे ये जरूर एक्शन देंगे। जी ठीक है। अच्छा सलरिया साहब ये भी बताइएगा, अब ये तो ज़ाहिर मामला अभी है सब जुडिस है, लेकिन रिसेंटली हम ये देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इस बात को डिस्करेज किया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीक़े से लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जाना चाहिए। ये जो डंकी लगाने का सिलसिला है या समंदरी रास्ते से जाने का सिलसिला है, जो ह्यूमन राइट्स के तंजीमें हैं वो लोग ये जवाज़ पेश करते हैं कि अपने मुल्क में इन लोगों के लिए हालात साजगार नहीं रहते, तो इसलिए ये अपनी जान जोखों में डालते हैं। किस हद तक ये इम्प्रेशन दुरुस्त है या किस हद तक ये एक शॉर्ट वे है, एक शॉर्टकट है किसी भी खुशहाल मुल्क में जाने का? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो आप देखें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, क्यों लोग आ रहे हैं, अगर आप देखें तो पीछे जो इससे पहले लीबिया से कश्ती जा रही थी इटली की तरफ जो उल्टी, तो उसमें एक विमेन हॉकी की गवर्नमेंट टीम की भी एक प्लेयर शामिल थी जो उसी मतलब जो है कश्ती में शामिल थी और उनकी वफात हुई। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जो स्किल्ड लोग हैं वो तो जो आइल्स कर सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो तो आराम से वीजा लगवा के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग जो अनपढ़ हैं, जो नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे कम है, तो फिर क्या करते हैं वो बेचारे अपनी जमीनें बेचते हैं अपने एजेंट्स के हाथों,
ब्लैकमेल होते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में जाके बैठते थे 30 दिन 50 दिन और बैठे रहते हैं। फिर कश्तियों के जो लंबे ट्रैवल है और उसके बाद वो इलीगल वेज इख्तियार करते हैं। उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात नालायकियां हैं हमारी। मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले कौमी असेंबली में, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में क्वेश्चन पेश किया गया जो आपकी इदारे हैं उनकी तरफ से कि जो ओवरसीज की मिनिस्ट्री है उनके पास 450 के माल्टा के जो है वीजास थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माल्टा की एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो उसके लिए वज़ारत दाखिला को एक अप्रूवल देनी थी जिसमें डिप्लोमेटिक पास बैग में वो पासपोर्ट डाल के तो वो भिजवाने थे माल्टा की जो गवर्नमेंट है उसको, ताकि उस पर वीजे लगा के वापस भेज सकते। और ये प्योरली जो है कौमी असेंबली में से क्वेश्चन भी किया गया, लेकिन पता चला कि वो उसकी अप्रूवल ही वज़ारत दाखिला ने नहीं की। हालांकि 450 लोगों के इससे फैमिली से जो है ना बिजनेस चल सकते थे, परमानेंट वीजे थे। 10-12 साल के अंदर उन लोगों ने बहुत सारा अपने मुल्क में ज़र मुबादला भी भिजवाना था और प्रॉपर लीगल वे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ हमारी गवर्नमेंट की जो बिल नहीं थी, जिसकी वजह से सारे वीजे लैप्स हो गए और वो सारे वीजे जो बांग्लादेश में चले गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं उस पर भी देखने की जरूरत है। और जो हमारे मिशन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मौजूद है, वो बजाय ये कि प्रोटोकॉल और दूसरे काम करने के, अगर वो इस तरह का काम करें और प्रॉपर हमारे लोगों को गाइड करें तो मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं किस तरीके से जो है वो लेके आ सकते हैं प्रॉपर स्कीम्स, जिसमें ओवरसीज में अगर वो पाकिस्तानियों को भिजवाएं। देखिए पाकिस्तानी ओवरसीज इस वक्त हैं जो आपकी मईशत की एक मेन बड़ी किरदार है और उसमें ज्यादा पैसे भिजवा रहे हैं। अदरवाइज आपकी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा आपकी जो है इस वक्त रेमिटेंस है। तो जाहिर है इस मुल्क का जब इन्हिसारी रेमिटेंस पे है तो आपको चाहिए कि फिर प्रॉपर वे में इस पे आप या तो एक डिपार्टमेंट बनाएं या अपनी एम्बेसीज को पाबंद करें। तो जिस मुल्कों में स्पेशली यूरोप में और या अमेरिका में या कनाडा में तो स्पेशल स्कीमें लेके हैं जिसके तहत वो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे आबाद कर सके। जैसे इंडिया है वो अपने लिए उन्होंने बहुत सारी आसानियां पैदा की हैं। इमिग्रेशन सिस्टम है, यूके के इमिग्रेशन सिस्टम है, उनको बहुत सारी आसानियां दी गई है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तान को ये नहीं मिल रही? तो ऑब्वियसली इस पर सोचने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल आपने पाकिस्तान के हालात का जिक्र किया, लेकिन ये तो इंसानी स्मगलिंग तो सलरिया साहब 1980 से जारी है और ये मखसूस इलाके हैं पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में और कश्मीर का कुछ इलाका जहाँ से ये लोग जाते हैं और ये एक रिवायत बन गई है। अब वहाँ तो एक फ़ैशन बन गया है, लेकिन ये 1980 से सिलसिला जारी है। आप हालात की बात भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन मेरा जो रोमाना सवाल था वो ये था कि क्या बरतानिया के अंदर काम करने वाली इंसानी हुकूक़ की तंजीमों को इस बात पे मुसम्मम यकीन है कि ये सारे लोग हालात के मारे ही होते हैं और ये यहाँ पहुँचते हैं? क्या वो ये नहीं समझती या ये हकीकत उनके सामने नहीं है कि इनमें बहुत से लोग शॉर्टकट के चक्कर में आ जाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जब यहाँ पे यूके में लोग आते हैं किसी भी प्रोसीजर से, किसी भी तरीके से, तो मुश्किल होता है यूके की गवर्नमेंट को असर्टन करने के लिए कि ये जो ईच एप्लीकेंट है वो किस बेस पे आए हैं। मतलब कुछ लोग जैसे इलीगल थ्रू तरीके से आते हैं, उनको हो सकता है उनके जेन्युइन भी रीजंस हो, उनके बैकग्राउंड, उनको कुछ अपनी कंट्री में उनको कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। सो हर इंडिविजुअल का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो असाइलम का जो प्रोसेस है यूके में, वो यही इसलिए है पता करने के लिए कि ये एक इंडिविजुअल एप्लीकेंट किस बेस पे यहाँ पे आ रहा है। आप हर रूल हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये प्रोसीजर बना हुआ है कि इंडिविजुअली यहाँ पे इंटरव्यू होता है जो भी असाइलम अप्लाई करता है। तो उस इंटरव्यू में से उनको पता लगता है कि जो एप्लीकेंट है उनके ग्राउंड्स क्या हैं। सो वो अगर एक्सप्लेन कर पाते हैं कि उनके रीज़न जो है वो जेन्युइन है या उनके पास कोई एविडेंस है कि उनके पास जैसे अगर वो वापस जाएंगे तो उनके साथ क्या वो फेस करेंगे, कोई डेंजर है उनकी लाइफ में, अगर वो किसी ना तरीके से कुछ एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये इनके लिए बेनिफिट होता है। बट डेफिनेटली जो ओवरऑल आप ये तो नहीं आप कह सकते कि जो सारे लोग आ रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। कुछ इसमें से होते हैं जैसे इवन विमेन जो आती हैं इस तरीके से, मे बी उनको डोमेस्टिक वायलेंस वो फेस कर रही हो या कुछ कोई और प्रोसीजर हो। हमने देखा है लास्ट देयर सो मेनी माइनर एप्लीकेंट्स एज वेल जो आते हैं जिनको अपनी फैमिली से प्रॉब्लम होता है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनको ट्रैफिकिंग ऑफेंस से वो they suffer। So इस वजह से डिफरेंट कैटेगरीज में भी लोग आते हैं। पर आई थिंक ओवरऑल एक सिस्टम बना हुआ है कि यहाँ यूके की जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते, लेकिन वो असेस करते हैं हर केस को।
जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अमजद मलिक साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लॉ के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, बात हम ये कर रहे हैं कि जो अब एपलेट कोर्ट का फ़ैसला था वो तो ये था कि रवांडा लोगों को भेजना गैर कानूनी है, किसी और मुल्क भेज दिया जाए तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बुनियादी सवाल ये है कि अगर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो बरतानिया जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट बॉडीज़ का सिग्नेटरी या मेंबर है, क्या उनकी तरफ से कोई दबाव आ सकता है बरतानिया पर? देखिए, मेरे ख्याल में हम घूम फिर के जो मेन सवाल है उसकी तरफ आ जाते हैं कि क्या बरतानिया अपनी जो जिनीवा कन्वेंशन की जो ऑब्लिगेशन है 1951 की, जिसके तहत अगर किसी को रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, मजहबी मामलात के ऊपर किसी दूसरे मुल्क में परसिक्यूशन का ख़तरा है और वो पनाह के दरख्वास्त गुजार हैं, तो क्या बरतानिया अपनी उस ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा या नहीं करेगा, और क्या वो अपनी इस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए साइन पोस्ट करेगा, यानी उठा के रवांडा भेजेगा, या किसी और अच्छे यूरोपियन किसी मुल्क में पैसे दे के ये इंतज़ाम करेगा। सवाल ये है, और क्या उसको अदालतें इंडोर्स करेंगी, क्या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्या रवांडा और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक तरह का है, क्या उन्हें वहाँ इंसाफ के मरवजा जो असूल है आर्टिकल 6 इंसानी हुकूक का जो कन्वेंशन 1950 की शिक है, क्या उसके तहत उनको फेयर ट्रायल मिलेगा, क्या जो प्रोसीजर लवाजमात हैं फेयर ट्रायल के वो पूरे होंगे, क्या जो के असाइलम के मामलात के ऊपर क्रिमिनल नेचर का नहीं होती टेस्ट, लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया में तो हम इस तरह देखेंगे ना कि एक आदमी हमारे शोर पे आया, उसको परसिक्यूशन का खतरा था, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, कहीं भी और जहाँ पे आपको इन्वेजन का शौक है या जहाँ की फॉरेन पॉलिसी में आपको दखल अंदाजी का शौक है और आपने वहाँ जंगें लड़ी हैं। अब वहाँ से आफ्टर मैथ के तौर पे आपके शोर पे लोग आते हैं, आपके साहिल समुंदर पे आके असाइलम क्लेम करते हैं, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी किसी और को देंगे? यही वो सवाल है मेरे ख्याल में, और अदालतें मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत की इस तरह साइड लेंगी और उनको आगे लेके जाके करने देंगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन इसमें मलिक साहब इसमें एक पहलू और ये भी है कि ठीक है, आपने शाम का जिक्र किया, आपने इराक का किया, आपने अफ़गानिस्तान का किया, समझ आती है बात कि लोगों के लिए ज़मीन तंग हुई और लोग छोड़ के जाने लगे या जंग के जाने के बाद के असरात हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो यूनान का वाक़या है, जिस तरह गैर कानूनी तरीक़े से जो पाकिस्तानी हैं वो आ रहे थे या दीगर ममालिक के लोग आ रहे थे, और यह ज़ाहिर है वीज़ा अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो लोग भी 23-23, 25-25 लाख देकर जा रहे थे, और उनका जवाब ये था कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौक़े नहीं हैं। लेकिन 23-25 लाख अगर यहाँ भी किसी कारोबार पे लगा दिए जाएँ तो इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये जो शॉर्टकट वाले लोग हैं, इसको देखते हुए क्या हुकूमत का जवाब ठीक नहीं है बरतानवी हुकूमत का? इसमें अब्बास साहब 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि 25 लाख विक्टिम्स ने पाकिस्तान में दिए हैं, बरतानिया में नहीं दिए, नंबर 1। नंबर 2, क्रॉस आपका आपस में, मैंने बार बार इसके ऊपर आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बात की है कि आपको पोस्ट ब्रेग्जिट आपको बायलैटरल अग्रीमेंट करने पड़े। ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो एक जगह नहीं पैसे ले रहे, वो रास्ता फराहम करते हैं, शिप फराहम करते हैं, लीबिया में क्याम करते हैं, फिर आगे तुर्की आते हैं, फिर आगे चैनल क्रॉस फ्रांस से सफर करके शिप्स के ज़रिए या बोट्स के ज़रिए बरतानिया के साहिल पे आते हैं। तो ये पूरा एक सफ़र है जिसमें तमाम लोग मुलव्वस होते हैं। तो आप अगर बायलैटरल अग्रीमेंट नहीं करते दूसरे ममालिक के साथ, आप अगर क्रैक डाउन नहीं करते किसी जगह पे, मैंने ये नहीं कहा कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स को, ह्यूमन स्मगलर्स को करार वाकई सजा ना दें, लेकिन आप ये देखें ना, आप जो लोग फौत हो गए हैं बोट में, या जो लोग यहाँ पहुंच नहीं पाए, या जो लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, आप हर चीज, हर कदगन उन पे लगाने की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि लॉ सख्त किया जाए और जिन लोगों ने पैसे पकड़े थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करके करार वाकई सजा दी जाए, उनको नेम एंड शेम किया जाए, ऐसे रैकेटियर्स को इंटरनेशनल फोरम के जरिए या
इंटरनेशनल पुलिस के जरिए पकड़ा जाए और उनके नेटवर्क का खात्मा किया जाए और फोरेंसिक के जरिए, उनके टेलीफोनों के जरिए, उनके जो मावनीन हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, जो बैकर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं, उनको पकड़ा जाए। ये तो कभी बात ही नहीं हो रही। बात तो होती है जो बोट पे आ गया उसको धर ले और अल्बानिया भेज दें या वहां किसी और मुल्क भेज दें। इस तरह नहीं काम चलता। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नेटवर्क को और क्रिमिनल लोगों को कैफरे करदार तक पहुंचाना एक और बात है। उसके लिए इंटरनेशनल ड्राइव चाहिए, आपको मुआदे करने पड़ेंगे। अब फ्रांस अपना बॉर्डर ही खोल देता है कि जाओ जी, जिसने यूके जाना है हम नहीं रोकेंगे, आप चले जाएं। तो क्या करेंगे आप जब तक फ्रांस की हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो लोग तो बोट पे चढ़ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो आपने उठाया है। मैं जरा सुलरिया साहब के सामने रखना चाहूँगा। सुलरिया साहब जी, मैं मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा सुलरिया साहब की तरफ आना चाहूँगा। सुलरिया साहब, अभी बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। अगर बरतानिया फ़्रांस के साथ कोई मुआहिदा कर ले और फ़्रांस की हुकूमत को कायल कर ले कि इन लोगों को हमारी तरफ ना आने दिया जाए, तो आप नहीं समझते कि ये सारी प्रैक्टिस की तो ज़रूरत ही ना पड़े कि आपको कानून साजी भी करनी पड़े, आपको फिर अदालत में जाके अपना केस भी कंटेस्ट करना पड़े, आपको एक प्रेशर जो ह्यूमन राइट्स का है वो भी बर्दाश्त करना पड़े। तो बरतानिया को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही जो डिप्लोमेसी है, फ्रांस को क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही जो बरतानिया की डिप्लोमेसी है? देखिए, सबसे पहले तो ये जितने भी ममालिक हैं ये समझते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं ये बोझ है उनके ऊपर। हालांकि अगर उनको प्रॉपर वे में यूज करें तो उनके अगर पेपर बना दे और सही तरीके से उनका इस्तेमाल करें तो लेबर के इश्यूज भी कम हो सकते हैं और दूसरे इश्यूज भी कम हो सकते हैं। बरतानिया ने कोशिश की है, कुछ अर्सा पहले इन्होंने ऑब्वियसली जो पेट्रोल के लिए कुछ फ्रांस के साथ एक मुआहदा किया था जिसमें गालबन को 60 मिलियन प्लस का वो मुआहदा था, पिछले साल की बात है। ये किया करने की कोशिश की लेकिन इनफ नहीं है। ऑब्वियसली वो मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें बिल्कुल मुआहदे होने चाहिए और बरतानिया को इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो ये बात है कि ट्रैफिकर्स को सजा होनी चाहिए। इंटरपोल के मैंने रात को भी देख रहा था कि उसमें उन्होंने कुछ रेड्स वगैरह किए हैं, इसके ऊपर जब से ये मामला थोड़े बड़े, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा कुछ काम करने की भी जरूरत है। और चूंकि ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रेक्जिट की वजह से भी ताज़ा दरारें पड़ी है, तो इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट शायद इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही जितनी इससे पहले दिया करती थी और इससे पहले जो मामला होते थे उस तरीके से। और अदरवाइज आपको इससे पहले जो डबलिन कन्वेंशन के तहत सेफ कंट्री में वापस भेज सकते थे उनको, अभी उसको इतना मुअस्सर नहीं रह गया जो मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से बरतानवी गवर्नमेंट को मुश्किलात दरपेश है। इससे पहले आराम से डबलिन कन्वेंशन के तहत आप वापस भेज सकते थे। तो अभी ऑब्वियसली इसी को दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है अगर बरतानिया ने अपने पर प्रेशर थोड़ा कम करना है। सही है। अच्छा रुमाना, ना इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं कि अगर एक मुल्क इमिग्रेंट्स को दूसरे मुल्क भेज रहा है और अपने बाहमी मुआहिदे के तहत वो उनको रोक सकता है, पाबंद कर सकता है कि वो उन्हीं के मुल्क में रहना चाहें, हालांकि अगर वो लोग ना रहना चाह रहे हों? नॉर्मली जो रेगुलेशंस है वो ये नहीं अलाउ करती कि आप कोई भी कंट्री खुद ही अपनी तरफ से एप्लीकेंट्स को या जो भी उनके कंट्री में आते हैं, एंटर होते हैं, उनको दूसरी कंट्री में भेज दिया जाए अपनी चॉइस से। इसके लिए एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है, प्रॉपर रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। सो बगैर परमिशन लिए या अरेंजमेंट कुछ किए हुए कोई भी कंट्री दे कांट जस्ट पास एप्लीकेंट्स अराउंड। सो ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं इन प्लेस। तो यूके की गवर्नमेंट ने यही रवांडा का जो प्लान था किया हुआ था, सो ये इसी के लिए था। एज सच ऐसी कोई नहीं है अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कि वो इस तरह एप्लीकेंट्स को पास कर सके। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अमजद मलिक साहब, अगर बायलैटरल एग्रीमेंट की तरफ जाएं तो इसमें इंटरनेशनल लॉज आड़े नहीं आ जाते? जी बिल्कुल बिल्कुल अब्बासी साहब, बायलैटरल एग्रीमेंट में तो है ही सारा इंटरनेशनल लॉ। और आप अगर देखें तो डबलिन कन्वेंशन का क्या मतलब था? डबलिन कन्वेंशन का यही मतलब था कि अगर आप बरतानिया में इन 5 मुल्कों से होकर आते हैं तो बरतानिया में अगर आपने असाइलम उनसे पहले बाद में किया है और उनसे पहले किया है तो बरतानिया मजाज होगा कि आपको उन ममालिक में वापस भेजा जाए ताकि आपका असाइलम क्लेम वहीं से शुरू हो जहां ख़त्म हुआ था और वहीं
इसको डील किया जाए, और अगर वो समझे कि आपका क्लेम नहीं बनता तो आपको वहां से ही डिपोर्ट किया जाए, रादर देन कि बरतानिया में रखा जाए या यहाँ से डिपोर्ट किया जाए या असाइलम प्रोसेस किया जाए। आपको इस तरह के वाइडर अग्रीमेंट करने होंगे। आपको फ्रांस के साथ तो बहुत बड़ा मुआदा करना होगा। ब्रेग्जिट के बाद बहुत ज्यादा आपस में अदम एतमाद और अदम इत्तेफाक पैदा हुआ है, जिसका हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने अलग थलग होकर ये साबित करने की कोशिश की हम बड़ा मुल्क हैं, हमारे पास पैसे हैं, ये यूरोप वाले गरीब हैं और हमसे पैसे छीन ले जाते हैं। उन्होंने भी कहा कि आप फिर अपने पैसे संभाल के रखें और इनको भी साथ ही ले लें, और उन्होंने एक किस्म का नरम रवैया रखा है। जो असाइलम क्लेमेंट या पनाहगज़ीन उनके रास्ते में आते हैं, वो कहते हैं अगर बरतानिया उनकी मंजिल है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, और कोई मुआदा आड़े नहीं आ रहा। दूसरा, यूएन के जो है वो कोटा सिस्टम होना चाहिए। आपको शाम से, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, ऐसे मुल्कों से जहां शोरश है, ऐसे मुल्कों में जहां कहत है, जहां पे मसाइल हैं या परसिक्यूशन की जो ड्राइव है ज़्यादा है, मुल्क वहां पे इंसाफ नहीं हो रहा, तो वहां से लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बरतानिया में आके असाइलम करे। जैसे इन्होंने यूक्रेन से बंदे उठाए हैं, अफगानिस्तान से जाते जाते जहाज भर के लेके आए हैं, उसी तरह इनके वहां डिपो होने चाहिए यूएन के, और वहां पे लोग जाके लाइन में लगे और कहें कि जी हमें ये मसला है। यूएन इनिशियल स्क्रीनिंग करे, अगर वो आपका केस पास कर दें तो फिर कोटे के तहत इन मुल्कों को देने चाहिए। ये को ऊपर से नहीं उतरे हुए कि जी बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी और किसी दूसरे मुल्क में पनाहगज़ीन आ नहीं सकते, तो इनको 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार इनको कोटा के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत अक़वाम मुत्तहिदा से लेने चाहिए। रेफ्यूजी जो उनका डिपार्टमेंट है यूएन का, रेफ्यूजी कमिश्नर है, रेफ्यूजी कमिश्नर रिकमेंड करे और इनिशियली प्रोसेस करके उसको पासपोर्ट करे इन ममालिक को, और बाकायदा लिस्ट बनी हो कि 20,000 इनके पूरे हो गए हैं तो अगला मुल्क चला जाए, फिर अगला मुल्क चला जाए, फिर अगला मुल्क चला जाए। कम अज़ कम G20 के 20 ममालिक जो हैं, कम अज़ कम 20-20 हज़ार सालाना लोग जो बंदा लें, उससे ये होगा बाकी मुल्कों के ऊपर स्ट्रेन कम होगा। अभी बहुत सारा जो पनाहगज़ीन है वो जर्मनी जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, इधर ममालिक में इटली जाते हैं, तो वो एक अपनी हद से ज़्यादा जो ममालिक केटर कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान को भी भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान भी अफगान वॉर के बाद से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जो है अपने बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के बॉर्डर और KPK के इलाके में हाउस कर रहा है, अकोमोडेट कर रहा है। अब तो वो सालों से वहाँ रह रहे हैं और उनकी कोई वापसी का अभी तक जो है यूनाइटेड नेशन के साथ कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ। पाकिस्तान कहता ज़रूर है लेकिन तय नहीं हुआ। उसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी फसली के बावजूद जो है ऐसे पनाहगज़ीन को जगह दी है। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क 2-2.5 मिलियन पनाहगज़ीन रख सकता है, तो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के तहत लोगों को देना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको ज़ीरो टॉलरेंस अपनानी पड़ेगी ह्यूमन स्मगलर्स के साथ। जब तक इकोनॉमिक पॉवर्टी, एडवर्सिटी है, जब तक मुल्कों में शोरश है, इकोनॉमिक अबतरी है या फैसिलिटीज़ कम हैं, और आप जैसे ममालिक में, इस तरह के ममालिक में रहने वाले लोग हाइट ऑफ ह्यूमन राइट्स और सोशल मीडिया पे अपनी आज़ादियाँ जो हैं उसको एडवर्टाइज या प्रचार करेंगे, इनकी यूनिवर्सिटियाँ टॉप ग्रेजुएट्स को दिखाती रहेंगी और इनकी तालीम के कसीदे पढ़े जाएंगे, तो बाकी ममालिक के लोग लामोहल्ला इकोनॉमिक माइग्रेंट्स के तौर पे इन ममालिक का रुख करेंगे। आपको हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम दोबारा शुरू करना पड़ेगा ताकि पढ़े लिखा लोग जो हैं वो गैर कानूनी ज़राए की बजाय कानूनी तरीके से मुल्कों में आ सके। और उसके ऊपर भी आपको कोटा रखना पड़ेगा। हमारे बरतानिया में ये है कि जिस मुल्क के आपके अच्छे तल्लुकात हैं उनके लोग धड़ाधड़ आए जा रहे हैं, और बाकी ममालिक के लोग चाहे वो काबिल हैं उनको मौका नहीं मिलता। तो पढ़े लिखे जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट हैं उनमें भी कोटा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और इस तरह के लोग भी हिस्सा ले सके। जी बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। सलारिया साहब, बरतानिया में अभी जो फेथ लीडर्स हैं, मजहबी रहनुमा हैं,
उन्होंने हुकूमत से ये अपील की है कि इन कवानीन में जो बना रही है गैर कानूनी माइग्रेशन से मुतालिक, इसमें तरमीम करके असाइलम सीकर्स के लिए नरमी की जाए। लेकिन दूसरे एंड पे हम देखें तो एक बहुत बैकलॉग भी है। क्या वो जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके अंदर कमी है अफरादी क़ुव्वत की, इस वजह से है, या ये दानिस्ता तौर पे एक बैकलॉग को बढ़ा दिया गया है ताकि ये जाहिर किया जा सके कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं? और फिर एक जो असाइलम सीकर्स हैं वो एक लाइबिलिटी तो गवर्नमेंट के लिए हैं, गवर्नमेंट को उन्हें पे करना होता है, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, उनके दीगर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो इस सिलसिले में कानून में अगर तरमीम होती है तो आप क्या समझते हैं कि किस नौयत की होनी चाहिए? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। जो ऑब्वियसली मैंने देखा है कि लॉर्ड बिशप और कैंटरबरी और दूसरे जो है मजहबी रहनुमा, उन्होंने डेफिनेटली इस पर बात की। उन्होंने कहा कि इसको नरम बनाएं, कवानीन को बजाय सख्ती करने के इमिग्रेंट्स के ऊपर इनको नरम बनाएं, और जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको भी किसी तरीके से आप इसमें कौमी धारे में लेके आए। तो ये बड़ी खुशायद बात है कि बरतानिया में ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज है, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर कवानीन उन पर सख्ती करेंगे तो वो मतलब किधर जाएंगे, और इतने बड़े ममालिक भी उनका साथ नहीं देंगे तो किधर हो जाएंगे। ऑब्वियसली उनको दुनिया तंग कर दी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है, जो इलेक्शन का एजेंडा है, जिसकी वजह से ये बिल लेके आया जा रहा है। इस बिल से कोई ऐसा गवर्नमेंट को बहुत फायदा नहीं होने वाला। इससे पहले बहुत सारी सख्तियां भी जहाज भर भर के भेजे, लेकिन क्या ऐसे कोई कमी वाकया हुई है? बिल्कुल भी नहीं है। लोग उसी तरह उससे बड़ी तादाद में आ रहा है। पिछले साल भी नेट माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है, आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी हाउस ऑफ लॉर्ड में इस पे जो बिल इस वक्त मौजूद है उस पर बहुत सारी कटौतियां लगाई, और बिल वापस आएगा तो थोड़ी बेहतर फॉर्म में होके आएगा हाउस ऑफ लॉर्ड से। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस बिल को अभी फिलहाल लाने की जरूरत नहीं थी। अभी मुल्क में जो लेबर की जरूरत है, हालात जो है उसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ के उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 1 मिलियन करीब लोग मौजूद हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उसकी तो कभी इन्होंने बात नहीं की। हालांकि उनको भी रेगुलराइज करना चाहिए। इसी बिल में अगर गवर्नमेंट ये करने जा रही है तो उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रुमाना, ये जो मजहबी रहनुमाओं ने अपील की है, आप इसको किस तनाजुर में देखती हैं कि तकाज़ा वक्त यही है कि जो कवानीन हुकूमत बना रही है उसमें असाइलम सीकर्स के लिए नरमी की जाए? डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि जो बिल्स बना रहे हैं, जो स्पेशली ओवरस्टेयर्स और असाइलम सीकर्स है, उनके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस और जो स्ट्रिक्ट लॉज उन्होंने रखे हुए हैं उनमें थोड़ा चेंजेस आने चाहिए, ताकि जो लोग पहले से यूके में हैं, जैसे एक ओवरस्टेयर है या जिनको कोई स्टेटस नहीं मिला, जिनके केसेस पेंडिंग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में लोग आ जाते हैं, तो इनको कवर करने के लिए इनको कुछ ना कुछ रेगुलेशंस ऐसी बनानी चाहिए ताकि जो बैकलॉग है वो उनका पहले क्लियर हो, रादर देन फोकस करें जो न्यू एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि पहले से जो यूके में एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको क्लियर करना चाहिए, एंड उनके लीगल स्टेटस, उनके केसेस डिफरेंट तरीके से लेके जाएं, एंड लोगों को इनवाइट करें कि वो एप्लीकेशंस बनाएं ताकि उनका कोई स्टेटस यहाँ पे मिल सके। अदरवाइज दे विल रिमेन ओवरस्टेइंग फॉरएवर। सो इस प्रोसीजर्स को इनको देखना चाहिए दोबारा। एंड जो इलीगल इमिग्रेशन बिल जो आ रहा है उसमें ऑब्वियसली पार्लियामेंट में इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म्स ऑलरेडी पहले मिली हैं, तो इसमें हो सकता है काफ़ी चेंजेस करके अगर ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं। मेन इनका जो गवर्नमेंट का जो प्लान है, ये इलीगल जो तरीके से जो लोग आते हैं उनको स्टॉप किया जाए। बट लाइक जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट रीजंस होती हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से वो यूके में आते हैं। सो अगर इस तरीके से इमिग्रेशन बिल वो पास करेंगे और रूल्स को स्ट्रिक्ट करेंगे, जो बाहर लोग यूके के रहते हैं उनको तो इतना अफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो जिनको प्रॉब्लम्स है उन्होंने तो वैसे भी आना है। सो आई डोंट थिंक इन कंट्री स्ट्रिक्ट प्लान्स बनाने के वजह से बाहर के लोग स्टॉप कर सकते हैं, एंड जो इन कंट्री रह रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अच्छा अमजद मलिक साहब, एमनेस्टी
क्या ये सबसे आसान हल है इस सारे मामले का? देखिए, जिस तरह मेरे ख्याल में प्लेइंग द गैलरी जो इन्होंने बयानिया बनाया है वो पिट रहा है। अदालत का जो फैसला है वो वाजे है कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी के शोल्डर पे नहीं डाल सकते। आपके घर में लाखों लोग बैकलॉग के सिलसिले में 10-10 साल से पेंडिंग केसेस के ऊपर पड़े हैं, जबकि आपकी पॉलिसी है पब्लिक डिपार्टमेंट के तौर पे कि हम असाइलम क्लेमेंट जो हैं 6 महीने में उनका पहला और दूसरा इंटरव्यू करके 6 महीने में उनको फैसला दे देंगे, आर या पार कर देंगे कि उन्होंने रहना है या जाना है, और अगर रहना है तो क्या आगे फैसिलिटीज होंगी, जाना है तो क्या होगा। यहाँ 10-10 साल से मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं जो 10-10 साल का कॉमन है, यानी 10 साल से वो मकीम है, उनका ना जाने का पता है ना रहने का पता है, उनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं, उनको कहीं भेजा नहीं जा सकता। और मेरे ख्याल में इमिग्रेशन जो है पहले की तरह जो है टैबलॉइड का हिट स्टोरी है, इलेक्शन की हिट स्टोरी है कि हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, और असाइलम वो जो नॉन स्टार्टर होता है वो है। तो एमनेस्टी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और वर्क परमिट अगर दें ये 5-5 साल के तो मेरे ख्याल में लोग काम करेंगे। आपको 25-30 बिलियन जो है टैक्स की मद में मिलेगा। आप वैसे ही 5-7-10 मिलियन लगा रहे हैं इनको निकालने के लिए बसों वैगनों के ऊपर इश्तेहार दे के, तो आप उनको वर्क वीजे दें, वो आपके ब्लैक का इकोनॉमी से निकल के झूठ सच काम करने की बजाय पेड काम करें, टैक्स दें, और आपकी बरतानिया की इक्तिसादी जो ड्राइव है उसका हिस्सा बने। और मेरे ख्याल में ऋषि सुनाक खुद एक इमिग्रेंट है, बाहर से आए हैं और उनके लिंक्स हैं सब कॉन्टिनेंट से। उनको तो सोचना चाहिए, जैसे सादिक खान है हमारे लिए, ये लोग अच्छे, सादिक खान रोल मॉडल है, और ये लोग अगर इनके माँ बाप यहाँ ना आते तो आज वो इन मंजिलों पे ना होते जहां वो हैं। तो इनको तो तारकीन वतन और इमिग्रेंट्स के बारे में हौसला अफजा पॉलिसी होनी चाहिए, और इनको क्रॉस पार्टी इमिग्रेशन को नॉन इलेक्शन इशू बनाना चाहिए कि इमिग्रेशन के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होगी, ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ऊपर जीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन जो हमारा हक, हमारी जिम्मेदारी बनती है वो हम खुद अदा करेंगे, और हम कोटा देंगे और इतने लोगों को लेंगे। और अब हम बैनुल अक़वामी दुनिया से हटके नहीं रहेंगे, चाहे ब्रेग्जिट हो गया है, हम फ्रांस और जर्मनी और जहां जहां हमारा साहिल मिलता है हम उनके साथ फ्रेंडली तल्लुकात बनाएंगे, उनको कहेंगे कि आप हमारी तरफ पुश ना करें, आप इनको वहां अकोमोडेट करें, और जो लोग आप वहां अकोमोडेट करते हैं उनमें हम अपना हिस्सा डालेंगे, माली तौर पे भी हम मदद करेंगे। हमारे वकला आपके केस लड़ सकते हैं, हमारे जजेस वहां पे जुडिकेट कर सकते हैं, जहां जहां मदद है सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन की, हम उसमें फंड एंड स्टाफ प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉर्डरिंग एरिया पे जॉइंट मैनेजमेंट के तौर पे यूरोप में हम सेंटर्स बना सकते हैं, जहां पे अर्ली जो है वो डिस्पेंसेशन या अर्ली प्रोसेस सेंटर बन जाए, ताकि लोगों को कश्तियों में डूबने की जरूरत ना पड़े, और हमारे सुहाने ख्वाब देख के बरतानिया के साले समुंदर पे आके लोग जो हैं वो अब गनशिप है जो है लोग हेलीकॉप्टर्स और शिपों का सामना ना करें और लोग महफूज रहें। सही। सलारिया साहब, अभी IMF ने सजेस्ट किया बरतानिया को कि आप इमिग्रेंट्स को बढ़ाएं ताकि आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी बढ़े, और जो बुनियादी लोगों को कारोबार में ज़रूरत है इस वक्त मैन पावर की वो पूरी हो सके। तो IMF की, क्योंकि बीच में ये भी रिपोर्ट हुआ था कि शायद बरतानिया IMF से किसी किस्म का कोई पैकेज चाहे या कोई उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होगा, तो बरतानवी हुकूमत कितना संजीदा होती है IMF जैसी मॉनेटरी बॉडी के सजेशन पे कान धरने में? देखिए, अगर तो पैसे चाहिए तो IMF जो है वो अपनी ऑब्वियसली शराइत बड़े अच्छे तरीके से बनवा सकता है, और वो बनवाएगा भी। और ऑब्वियसली मैंने पहले भी कितनी दफा कहा है कि लेबर की तो वाकई शॉर्टेज है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अगर आप देखें तो लॉरी ड्राइवर नहीं है इस मुल्क में, डॉक्टर नहीं है इस मुल्क में, आपको पूरी दुनिया से चाहिए, नर्सिस नहीं है इस मुल्क में,
केयर वर्कर नहीं है, इस मुल्क में स्किल्ड वर्कर नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज आपने खोली है। तो आप जैसे मलिक साहब कह रहे थे, तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर जो माइग्रेंट के लिए जो HSMP था, पहले हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया की तरफ पर या न्यूजीलैंड की तरफ पर, तो क्यों नहीं शुरू करते उसको दोबारा से करें ताकि जिधर जरूरत है आप उन लोगों को लेके आ सकें। और डेफिनेटली अगर आप देखें तो लेबर मार्केट में हर वक्त शॉर्टेज है, उस्ताद नहीं है आपके पास, वो हड़तालों पे क्योंकि गुंजाइश से ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है। अब जिस शोबे में भी देख लें रेल वर्कर्स हैं वो भी हड़ताल पे जा रहे हैं। तो वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि काम ज्यादा लिया जा रहा है, पे कम किया जा रहा है और ओवरऑल जो है वो लेबर की शॉर्टेज है। तो IMF अगर कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा, वाकई जरूरत है इस मुल्क में लेबर की। अगर आप देखें तो इतने स्टूडेंट वीजा जिन्होंने दिए तो किस लिए दिए? और स्टूडेंट्स क्या काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे बिल्कुल काम कर रहे हैं और अपने अवध से ज्यादा नहीं कर रहे, छुप छुपा के कर रहे हैं। तो जरूरत तो है यहाँ पे लेबर्स की, लेकिन कवानीन इतने सख्त रखे हुए हैं बाहर दिखाने के लिए कि देखिए हमने तो बड़ी सख्ती की है, लेकिन ओवरऑल चीजें तो चल रही है। इसको क्या उसको प्रॉपर वे में लीगलाइज कर दे ताकि अच्छे तरीके से लोग आ सके और प्रॉपरली जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। सही है। रुमाना, एमनेस्टी से मुतालिक ज़ाहिर है ये जवाबदीद तो हुकूमत की ही होती है, लेकिन बरतानवी कवानीन क्या कहते हैं? ब्रीफ कमेंट कर दें। इस पे एमनेस्टी पे काफ़ी पिटिशंस भी हो चुकी हैं, पार्लियामेंट तक भी ये बात मतलब पिटिशन जा चुकी है। लेकिन यूके की जो गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि जो एमनेस्टी की ज़रूरत नहीं है यूके को, बिकॉज इमिग्रेशन रूल्स में ही उनके जो कैटेगरीज होते हैं वो कवर किए जाते हैं। पर मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली एमनेस्टी की ज़रूरत है इस स्टेज पे, बिकॉज अगर ये जैसे इलीगल इमिग्रेशन बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जस्ट टू स्टॉप इलीगल एंट्रेंस या जो बैकलॉग क्लियर करने के लिए, तो उससे इंस्टेड ऑफ दैट वो कोई एमनेस्टी ही अनाउंस कर लें, इट विल बी अ लॉट ईजियर। जी बिल्कुल ठीक है। रुमाना कौसर साहिबा, रिजवान सलरिया साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।